उसका फर्स्ट कॉलम उसका एलिमेंट कोई जीरो हो जाए तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमने अभी सॉल्व किया था कि अगर यहाँ पे जो 5 है उसकी वैल्यू जीरो होता तो क्या होता, ये प्रॉब्लम होता। इस तरह के एक न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझते हैं कि किस तरह से हम उसको हैंडल करेंगे। मैंने कहा 1 प्लस जी एस एच एस, 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हमेशा याद रखना ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो 1 प्लस जी एस एच एस की वैल्यू गिवन है अगर, तो एस टू द पावर 5, नाउ एस टू द पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, एस टू द पावर 5 क्लियर। अब मुझे इस सिस्टम के सॉल्व करना और ये कमेंट करना कि सिस्टम मेरा स्टेबल है या नहीं, किसकी हेल्प से। अब मैं आपको इसको पोल जीरो की हेल्प से आप सॉल्व कीजिए। तो एस टू द पावर 5 गिवन है, एस टू द पावर 4 गिवन है, तो ऑब्वियसली मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने को कहूँ तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा पोल जीरो मेथड से, क्योंकि पोल जीरो मेथड में हमें क्या चाहिए, हम एक फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला की हेल्प से पोल हम फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बट ये तो जो हमारे फार्मूला मुझे पता है वो क्वाड्रेटिक और ऑर्डर थर्ड तक तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर 5 हो जाए 6 हो जाए, जैसे यहाँ पे इसको इक्वल टू जीरो करके हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, एग्जैक्ट एस की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। अब इस केस में मैं क्या यूज करूंगा, आर एच टेबल। क्या यूज करेंगे, आर एच टेबल। तो पहले हमने क्या कहा था, आर एच टेबल जब भी आप बनाओगे तो मैं आप पहले ये देखो कि क्या हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है, जैसे एस टू द पावर 5, एस टू द पावर 4, 2s क्यूब, 2s स्क्वायर, 3s और 5, ये प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये नहीं होता, अभी आप बस देख लीजिए इसको, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता तो आप देखिए एस टू द पावर 5 से 1 कम, एस टू द पावर 4 ठीक है, एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 2, उसके बाद ये क्या है एस टू द पावर 0 मीन्स एस टू द पावर 1 यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इस पॉइंट पे हम क्या लिखते हैं, 0 इंटू एस टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू एस टू द पावर 0। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो आपके पास ऑल पावर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको पहले फिल कीजिए। तो हमारे क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या था, 3s प्लस 5। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, 2s क्यूब, 2s स्क्वायर, 3s प्लस 5 ठीक है। अब इसको आर एच टेबल क्रिएट करते हैं। क्या बनाएंगे, आर एच टेबल। अब जो भी कंसेप्ट पढ़े उसको यूज करते हैं। मैंने कहा था मैक्सिमम पावर आप नोट कीजिए, मैक्सिमम पावर एस टू द पावर 5 और एस टू द पावर 4, मैक्सिमम पावर 1 डिक्रीज करके। मैंने कहा था आपको कैसे लिखना है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे यूज किया था अपनी स्लाइड में कि कोफिशिएंट नाइदर इमेजिनरी नॉर एक्सपोनेंशियल और साइनसॉइडल। मींस ये जो कोफिशिएंट है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मींस एस टू द जो हमारे पास वेरिएबल है इसके मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर जो हमारे पास, जैसे 1 1, यहाँ पे 2 है 2 3, यहाँ पे 1 5, एस टू द पावर 0 को पावर 5। तो इस कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1, मैंने इस कोफिशिएंट को लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, इस 1 को यहाँ पे लिखा मैंने, उसके बाद 2 को ऐसे ही आपको लिखना है, 2 को मैंने यहाँ लिखा, इस 2 को मैंने कहाँ पे लिखा, इस पॉइंट पे, इसको कहाँ पे लिखा 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ऐसे आपने लिख लिया। क्लियर, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके जस्ट बिलो कौन सा पावर होगा, एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व, मैंने क्या कहा था, डाउन टू अप, पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का। तो क्या 1 मल्टीप्लाई विथ 2, मैंने कहा था यहीं पे आप लिख लोगे 1 मल्टीप्लाई विथ 2 मीन्स 2, या आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसके मल्टीप्लाई मीन्स सेकंड केस का, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ। तो क्या 2 मल्टीप्लाई विथ 1, डिवाइड किससे करना है 1 से, तो 1 से आपने डिवाइड किया, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू 0 आएगी तो आपने 0 पुट कर दिया। थर्ड केस में क्या होगा, अब क्या आपको करना है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3, तो यहीं पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है 1 मल्टीप्लाई विथ 5, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड विथ 1, ये क्या होगा -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। अगेन अब कोई नहीं बचा, मल्टीप्लाई हो गया तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे।
बट यहाँ पे मुझे क्या मिला, जो फर्स्ट कॉलम है उसका एक एलिमेंट 0 मिल गया। जब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे, लाइक अगले स्टेप में मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, s टू द पावर 2। आप देखिए यहाँ पे s टू द पावर, तो हमने क्या करता, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कीजिए। तो यहीं पे हम करें 2 मल्टीप्लाई विथ 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 1 दैट बिकम 2 डिवाइड विथ 0। तो ये टर्म्स कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी। ये टर्म्स कहाँ पे गया, इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पे अगेन इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई विथ 5, 0 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस यहाँ पे 0 कुछ नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 0, 1 मल्टीप्लाई विथ 0 डिवाइड विथ 0। ये क्या होगा, 0/0। ये टर्म मुझे क्या मिला, 0/0। मैथमेटिक्स में 0/0 इन्फिनिटी, ये जो टर्म्स है इसको हम, या 1 इन्फिनिटी आया कैसे, 2/0, ये तो है। इस तरह के टर्म को हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो यहीं पे हम लिमिट वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे डी था, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा होने पे, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो हम टेबल को दोबारा बनाएंगे। और टेबल को दोबारा कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं, s टू द पावर 5। आपको एग्जाम में भी यही करना है, जब भी इस तरह की जरूरत है तो यहीं पे आपको वेट कर रुक देना है टेबल को, और उसके बाद ये नहीं होगा, ऑब्वियसली आप ऐसा एरो नहीं बनाएंगे। मैं समझाने के लिए ऐसे किया था आपको, कि समझने के लिए। ये मेरे पास टेबल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। आइए, 1 2 3 और 1 2 5 और s टू द पावर 3। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन इसको पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन, यही पॉइंट था, और एप्सिलॉन, और यहाँ क्या लिख देंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। क्या लिख देंगे, लिमिट एप्सिलॉन, मीन्स हमने जो एप्सिलॉन यहाँ पे वैल्यू लिया है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू 0 की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद मुझे 0 मिल रहा था। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई विथ 3 क्लियर, और 1 मल्टीप्लाई विथ 5, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी, 2। तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। ये वैल्यू 0 है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या 0 यहाँ पे लिख भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे आप सॉल्व करते हैं, s टू द पावर 2 के लिए। अब इसमें देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 2। अब अगेन मल्टीप्लिकेशन का वही कंसेप्ट अब यहाँ से कंटिन्यू करें, 2 मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन मल्टीप्लाई विथ 2 एप्सिलॉन, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, लिमिट, सिंस लिमिट आ चुका है तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 2 एप्सिलॉन माइनस ये -2 होगा, तो ये क्या होगा, +2 डिवाइड विथ एप्सिलॉन। यही प्रॉब्लम तो आई थी यहाँ पे, कि हमने जब 0 से यहाँ यही प्रॉब्लम तो अवॉइड हमें करना था। यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस का 2 डिवाइड विथ 0 आ रहा था। सेकंड केस में क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 0 डिवाइड विथ 0 रहा था, और ये समथिंग डिवाइड विथ 0 इन्फिनिटी होता है। ये प्रॉब्लम मुझे अवॉइड करना था। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 0 आ गया, बट नेक्स्ट स्टेप में जब मूव कर रहे तो वहाँ मुझे इन्फिनिटी मिल रहा था, और यही प्रॉब्लम मुझे किसी तरह से अवॉइड करना था, ये नहीं चाहिए था इन्फिनिटी वाले कंसेप्ट। तो इसी को हमने सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन ले लिया, और यहाँ मुझे इन्फिनिटी नहीं मिला। सेकंड केस में क्या होगा, आप अगेन आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई विथ 5, 1 मल्टीप्लाई विथ 0, ये 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई विथ 5 क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 5 एप्सिलॉन डिवाइड विथ एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो 5 बचा। अब तो यहाँ एप्सिलॉन है नहीं, तो लिमिट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली मैं 5 लिख सकता हूँ, इस कंडीशन में डायरेक्टली 5 लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन कैंसिल हो गया था सॉल्व करने के बाद। अगेन अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करने, s टू द पावर 1, s टू द पावर 1, s टू द पावर 1 भी मेरा क्या होगा, यहां तक समझ में आ गया, ओके ना। अब इस अगेन वही प्रोसेस वही होगा, आपको लोअर से अपर को मल्टीप्लाई करने और अपर को लोअर से अपर टू लोअर मल्टीप्लाई करने। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, थोड़ा हमारे लिए टेबल सही होगा, वरना उस टेबल में ज़्यादा काट पीट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो अब थोड़ा फ्रेश होना चाहिए टेबल।
तो यहाँ पे लिखते हैं दिस टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे तो 2 एप्सिलॉन प्लस 2 डिवाइड विथ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई विथ 2, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का होगा माइनस का 2 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन 5 एप्सिलॉन डिवाइड विथ ये क्या है 2 एप्सिलॉन प्लस 2 डिवाइड विथ एप्सिलॉन, और ये क्या होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यही होगा। अब इसी को यहीं पे आपको सॉल्व कर लेना है और डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास माइनस 2 एप्सिलॉन प्लस 2 इंटू 2, देखिए माइनस 5 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड विथ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन कैंसिल 2 एप्सिलॉन प्लस 2, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास माइनस का 5 एप्सिलॉन स्क्वायर और ये क्या होगा यहाँ पे माइनस का 4 एप्सिलॉन और यहाँ पे प्लस का 4 डिवाइड विथ 2 एप्सिलॉन। आप एक बार कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा, क्लियर। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इसको सिंपल यहाँ से अगर मैं ठीक है यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ और ऊपर वाले से मैं माइनस का 4 कॉमन ले लूँ, एप्सिलॉन माइनस का 1 माइनस का 5 एप्सिलॉन स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ओके यहाँ पे 2 आना चाहिए, 1 स्क्वायर माइनस का 2 एप्सिलॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ओके सर ये माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 तो ऑल से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये माइनस यहाँ पे होगा तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, ये दोनों ये भी क्वांटिटी माइनस का होगा, क्लियर। तो यहाँ पे -4 कॉमन लिया प्लस 1, यहाँ पे 1 आ रहा। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 माइनस का 2 माइनस का 5 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड विथ 2 इंटू एप्सिलॉन प्लस 1, यही मिलेगा। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा -2 माइनस का 2 माइनस का, अगर एप्सिलॉन यहाँ पे तो एप्सिलॉन लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, 5 एप्सिलॉन स्क्वायर आप चाहे तो इसको पेन एंड कॉपी लेकर खुद से सॉल्व कीजिए तो बेटर होगा, एप्सिलॉन प्लस 2, क्लियर। अगेन ये मैंने इन दोनों को पहले इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसे मल्टीप्लाई, अब इसके बाद 0 है तो ये हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड केस में s⁻0 में क्या होगा, s⁻0 इस केस में क्या होगा मेरे पास, अगेन मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, राइट, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिकम 0, और 5 मल्टीप्लाई विद दिस क्वांटिटी डिवाइड विद दिस क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 5, क्लियर। अब मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यूज को पुट करके देखूंगा, क्या पुट करेंगे देखिए कैसे, इसका साइन क्या है प्लस, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, साइन चेंज को, अरे यहाँ पे साइन क्या है प्लस। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कीजिए, आप एप्सिलॉन की जब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस का इन्फिनिटी तो प्लस साइन है, क्लियर। अब अगेन आप यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कीजिए, तो एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कीजिए 0, ये दिस बिकम 0 समथिंग डिवाइड 0 डिवाइड विद समथिंग मीन्स ये मुझे क्या मिलेगा 0 और ये मुझे माइनस, तो माइनस साइन मुझे यहाँ पे मिला और यहाँ पे मुझे क्या मिला प्लस साइन। अब नंबर ऑफ साइन चेंज के टर्म्स को देखिए, कितने साइन चेंज हुए, +2 -1 -2 +1, 2 बार मेरा साइन चेंज हुआ तो 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब 2 टाइम्स कितने साइन चेंज हुए, साइन चेंज 2 टाइम्स हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 2 पोल ऐसे हैं, 2 पोल ऐसे हैं जो जी अगर मैं प्लॉट करूं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में होंगे, राइट हैंड साइड में एस प्लेन में 2 पोल ऐसे हैं जो हमारे कहाँ पे राइट हैंड साइड में है। तो कितने ऐसे पोल होंगे जो लेफ्ट साइड में, टोटल कितने पोल होने चाहिए इसमें, अगर मैं इक्वेशन को दूँ मैक्सिमम पावर क्या है s⁵ मीन्स हमारे पास 5 पोल होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो 5 पोल में 2 कहाँ पे है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट साइड में कितने
इस साइड में कितने पोल होंगे 3, इसमें यहाँ पे 2 है, तो 2 पोल मेरे क्या है राइट हैंड साइड में और 3 पोल लेफ्ट हैंड साइड में है। और इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं अनस्टेबल। तो मुझे ये पता लगा, बट ये मुझे नहीं पता लगा सिस्टम जो भी पोल है राइट साइड में 2 उनकी वैल्यूज क्या है, वो कहाँ पे है, या जो 3 पोल है लेफ्ट हैंड साइड में उनकी वैल्यूज क्या है, ये तो नहीं पता लगा। बट हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल चुका कि हमारा जो भी सिस्टम था ये सिस्टम क्या है अनस्टेबल है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके फर्स्ट कॉलम में आर एच टेबल जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या है साइन चेंज हो रहा है, इसलिए हमारे सिस्टम क्या हो गया अनस्टेबल हो गया। इस तरह से हम सिस्टम के अनस्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने ऐसा नहीं था कि आप इसको सॉल्व करो देन पोल को आप फाइंड करो देन आप एसप्लेन में जाकर उन्हें प्लॉट करो देन आप स्टेबिलिटी पे कमेंट करो। आप डायरेक्टली आरएस क्राइटेरिया यूज कीजिए एंड नंबर ऑफ साइन चेंज आप पता करो देन आप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हो। इसमें मेन हमारे पास क्या था, इस लिमिट को सॉल्व करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी लिमिट वाले प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप एप्सिलॉन एज्यूम कर लेंगे बट उसको सॉल्व करना आपको पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आप वैल्यू यहाँ लेंगे, ऐसा नहीं कि आप पूरे ये प्रोसेस जो मैंने सॉल्व किया वो यहीं पे आप कर रहे हो तो आपका टेबल ही काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस समय आपको जब ये पता करना होगा कितने साइन चेंज हो रहे हैं ये आप पता नहीं कर पाओगे। तो आप साइड में टेबल को बनाते जाइए और साइड में इसका सोल्यूशन लिखिए जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस तरह से हम फर्स्ट हमारे पास एक फर्स्ट केस हमने यूज किया, उसमें क्या था कि हमारा जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम ये 0 की इक्वल, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट मुझे मिले जिसकी वैल्यू 0 हो, उस केस को हम कैसे हैंडल करते हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट ऐसा भी तो हो सकता है फॉर एग्जांपल ये जो रो है ये पूरे रो की वैल्यू 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर थोड़ा मॉडिफाई इसको करते हैं, अगर ऐसा होता इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 ओके, इसकी वैल्यू 4 होती है और इसकी भी वैल्यू 4 होती है, तो आप इसको सॉल्व करिए, ये भी 0 मिलता है, यहाँ भी 0 मिलता है, यहाँ ऑलरेडी 0 है। सॉल्व करके आप देखो ये पूरा रो आपका 0 हो गया, मीन्स पूरे रो आपको 0 हो गया। तो अगर केवल यहाँ पे 0 होता तो आप एप्सिलॉन एज्यूम कर लेते, यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी क्या एप्सिलॉन 2 एज्यूम करेंगे, यहाँ एप्सिलॉन 3 एज्यूम करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इसको आप डिफरेंट तरीके से। तो ये मेरा थर्ड केस हो जाएगा, केस नंबर 2 हो जाएगा, राइट। केस नंबर 2 क्या होगा कि अगर आरएस टेबल में ऐसा मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसका आरएस टेबल में कोई एक रो की ऑल वैल्यू 0 हो जाए, ऑल वैल्यू 0 हो जाए, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको मैं आने वाले न्यूमेरिकल पे ट्राई करते हैं। तो हम क्या रखेंगे केस 2, ये क्या होगा केस 2, या आप इसको बोल सकते हैं टाइप 2 और टाइप 2। इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं जिसमें 1 रो आपका कंप्लीट 0 हो जाए, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। ओके तो यहाँ पे देखते हैं टाइप 2 में हमारे पास है इफ ऑल एलिमेंट, मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी एक रो है उसके पूरे एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए जो यहाँ पे, तो उस केस में हम कैसे स्टडी करते हैं मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर रो हमारे पास आरएस टेबल है और उसके एक रो की ऑल एलिमेंट की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाए, उस केस को केस 2 या टाइप 2 हम कहते हैं। और इसमें हम 2 कंसेप्ट स्टडी करेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है या जो सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। और जो अदर एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा या उसको हम सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे, इसको हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एक्सिलरी इक्वेशन क्या होते हैं, उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, क्लियर। तो इसको हम समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ओके तो हम क्वेश्चन को राइट करते हैं। s to the power 5 plus 5s cube, sorry
1 सेकेंड, ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ गई थी। s to the power 5, s to the power 5, s to the power 4 plus 5s cube plus 5s square plus 4s plus 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है किसी सिस्टम का, मुझे इसके स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है एक्चुअली है क्या, 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे मेन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन मुझे मिलेगा, तो एक को एक मेन इक्वेशन कह देंगे और सेकंड को एक्सिलरी इक्वेशन या सेकेंडरी इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? तो इसके हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, s to the power 5, s to the power 4, 5s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास गिवन। मैंने कहा था आरएस क्राइटेरिया, आप आरएस टेबल, आरएस क्राइटेरिया का यूज करने वाले हैं, क्योंकि s to the power 5 है और कैलकुलेट नहीं कर सकते, पोल कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके, तो हम आरएस क्राइटेरिया का, आरएस टेबल इसका डिजाइन करते हैं। s to the power 5 और s to the power 4 मैंने वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा 1 1, मैंने कहा था कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे 5, तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे और अगेन 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 और दिस इज 4। कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि फर्स्ट रो में आप क्या कीजिए, जो मैक्सिमम पावर है उसके, जैसे ये ऑड नंबर है तो ऑड पावर ऑफ एस को आप देखिए, ये हमारे पास ऑड पावर ऑफ एस है, इनके कोफिशिएंट को एक साथ लिखिए 1 5 4, ठीक है। और जो इवन पावर ऑफ एस है, ये इवन पावर ऑफ एस है, एस का इवन पावर है, तो इवन पावर ऑफ एस वाले कोफिशिएंट एक पास एक रूम में लिख लीजिए। ऐसे भी आपको किसी बुक में मिल जाएगा। तो जनरली आप उतनी कॉम्प्लेक्स ना होकर आप ऐसे समझिए कि आपको कैसे लिखना है, इनको पहले इसके 1 को यहाँ पे लिखना है, सेकेंड रूम में यहाँ पे, थर्ड फोर्थ, इसी तरह से आप लिख सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ थर्ड, मेरे पास क्या होगा, थर्ड s to the power 3, तो मैंने क्या कहा था, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 5 5, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 5 मल्टीप्लाई, अब इसका 5 मल्टीप्लाई विथ 1 5 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड विथ 1 यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू 0। तो हम बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, हम कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेशन हमें बार बार ना करनी पड़े, हमें डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0। क्लियर? सेकेंड केस में मैंने क्या कहा था, अब आपको फर्स्ट कॉलम से इसका मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप 1 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगेन ये वैल्यू मेरी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 हमने एज्यूम कर लिया, डॉट लाइन से मीन्स हमने 0 बाय डिफॉल्ट एज्यूम किया। अब यहाँ पे देखिए ये जो रो है मेरा, ये 0 हो गया कंप्लीटली 0। इसके आगे अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आप सॉल्व करने की कोशिश करके देखो क्या होता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई विथ 0 5 मल्टीप्लाई विथ 0 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड विथ 0 मीन्स 0 बाई 0 का टर्म मिला। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा 0 बाई 0 का टर्म्स, यहाँ क्या मिलेगा अगेन 0 बाई 0 का टर्म्स। तो ये तो मैथमेटिक्स में वैलिड नहीं है 0 बाई 0, हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पे मुझे अदर मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, समझ में आना कि इससे आगे हम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 0 बाई 0 का टर्म मिलेगा। अब इसी प्रॉब्लम को अगर केवल यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे नॉन 0 होता तो ठीक था, मैंने एप्सिलॉन यहाँ पे यूज करता, केस नंबर 1 जो डिस्कस किया था उस कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पे तो पूरी रो 0 है, तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं आप यहाँ पे देखिए, s to the power 3, s to the power 2, s to the power 1 और s to the power 0 भी होगा, s to the power 0। हम पहले वैल्यू यहाँ पे 1 5 4 अगेन 1 5 4, ये 0 आ रहा है, तो हम इस स्टेप को अभी यहाँ पे 0 0 0 मिल गया, तो इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख दिया। इसके आगे अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जिस रो में मुझे 0 मिला था, जिस रो में मुझे 0 मिला है, उसके जस्ट अबव यहाँ पे देख रहा, हमेशा जब आपको 0 मिलेगा मैक्सिमम प्रॉब्लम में, ऑड नंबर ऑफ रो, ऑड रो बिकम 0, ऑड नंबर ऑफ रो मीन्स आप देखिए
रो 1, रो 2, रो 3। तो जब भी आपको ये 0 0 मिलेंगे ऑड नंबर ऑफ रो में मिलेंगे, आइदर रो 3 में मिलेगा या रो यहाँ पे s टू द पावर 1 के टर्म्स में मिल सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ इसी के लिए वैलिड जब हमारा 0 ऑड नंबर ऑफ रो में मिले, उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके जस्ट एबव मेरे पास ये रो है, जस्ट एबव मीन्स एक इवन नंबर ऑफ इवन पावर है s का। इसको हम राइट करेंगे, किस तरह से राइट करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे 1 कोफिशिएंट देखिए 1 5 4 है, तो 1 इंटू एस टू द पावर 4, 1 इंटू एस टू द पावर 4 प्लस, अब s टू द पावर 1 इंटू एस टू द पावर 4। अब 4 के जस्ट बिलो इवन नंबर आप कोई बताइए तो क्या होगा 2, तो 5 इंटू एस टू द पावर 2। देखिए एस टू द पावर 3 नहीं लिखेंगे। अब 2 से जस्ट बिलो आप कोई इवन नंबर बताइए, 2 से बिलो इवन नंबर क्या होगा 0, तो एस टू द पावर 0 इक्वल टू 0। इसको लिखना सब, इसको आप देखिए कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है किस तरह से लिखा गया। मैंने कहा 0 कहाँ पे मिलेगा, ऑड नंबर ऑफ रो में मिलेगा, क्लियर। अब इसके एवं जस्ट मेरे पास इवन नंबर ऑफ रो होगा, ठीक है। इवन नंबर ऑफ रो को हम किनारे यहाँ पे लिखेंगे साइड में, ये स्पेस को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसको अभी सॉल्व करना है। यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, वो यहाँ पे जो पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई विथ एस टू द पावर 4, 1 मल्टीप्लाई विथ एस टू द पावर 4 प्लस 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखा। अब s टू द पावर 4 से जस्ट बिलो, उससे जस्ट बिलो इवन नंबर क्या होगा 3। इंटीजर देखिए 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1, लेकिन इसमें क्या है 2 मेरा इवन नंबर है, तो केवल इवन नंबर लिखना है, s टू द पावर 3 नहीं लिखना है, क्लियर। अब इस 2 से जस्ट बिलो एक और इवन नंबर आप बताइए, 2 से बिलो इवन नंबर, 2 से बिलो क्या होगा 1 होगा या 0, तो 0 मेरा इवन नंबर है, 1 ऑड नंबर है, तो हमें इवन नंबर यहाँ पे लेना है। देखिए इवन नंबर आ गया। अब ये जो इक्वेशन मुझे मिला हुआ है, अब इस इक्वेशन को हम क्या, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास एक एक्सिलरी इक्वेशन मिल गया और ये मेरे पास, इसी को हम क्या कहेंगे एक्सिलरी इक्वेशन ए। तो अभी मैंने क्या आपको कहा था, मैं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्सिलरी इक्वेशन, ये कंसेप्ट हमें सीखना था। तो कंसेप्ट हमें कैसे सीखा कि आरएस टेबल हम बनाएंगे, आरएस टेबल जब डिजाइन करेंगे उस कंडीशन में एक ऐसा रो में मिलेगा ऑड नंबर ऑफ रो जिसके ऑल एलिमेंट 0 होंगे। उस कंडीशन में जो एबव एलिमेंट है मींस जस्ट ऑड नंबर के ऊपर जो भी हमारे पास रो है उसके हम कोफिशिएंट को राइट करेंगे। कैसे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 इंटू एस, जो भी यहाँ पे होगा एस टू द पावर 6 होता था, 1 इंटू एस टू द पावर 6 रखते हैं, तो जो भी एलिमेंट है 1 इंटू एस टू द पावर 4, तो हमने लिखा। अब 4 से बिलो आप इवन नंबर सर्च कीजिए, तो 4 से बिलो इवन नंबर मीन्स लेस देन 4, इवन नंबर क्या होगा 2 होगा, 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 हमने लिखा 5 के साथ, इस 5 के लिए। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 2 से बिलो इवन नंबर क्या होगा 0 होगा, 1 तो होगा नहीं, तो हमने लिखा। अब इस तरह से इक्वेशन मुझे मिल गया, तो इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। क्या कहेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। तो जो एक्सिलरी इक्वेशन होता है और जो मेन इक्वेशन होता है, तो अगर आप एक्सिलरी इक्वेशन से मेन इक्वेशन को डिवाइड करो तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अभी मैं दिखाऊंगा, मीन्स आप एक्सिलरी इक्वेशन से ये इसका फैक्टर, मीन्स एक्सिलरी इक्वेशन इज द फैक्टर ऑफ द मेन इक्वेशन। आप अगर एक्सिलरी इक्वेशन से कंप्लीटली डिवाइड करो, मीन्स आप एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे लिखो और मेन इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, मेन इक्वेशन, और इसको डिवाइड करो। जब डिवीजन प्रोसेस करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। अब अगर आप एक्सिलरी इक्वेशन से मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्सिलरी इक्वेशन इज द फैक्टर ऑफ द मेन इक्वेशन। इसका एक और मीनिंग हुआ, मीन्स जो भी रूट्स या जो भी रूट्स एक्सिलरी इक्वेशन के होंगे वही रूट्स मेन इक्वेशन के होंगे। मीन्स रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, इसका मीनिंग ये हुआ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर सबसेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
इसका मीनिंग समझिए, रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आकर सबसेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 5। आउट ऑफ 5 रूट्स हमें यहाँ पे कितने रूट्स मिल जाएंगे 2, एक्सिलरी इक्वेशन से 2 रूट्स मिल जाएंगे, तो 2 रूट्स इसके होंगे और जो अदर इक्वेशन जो यहाँ पे मिलेगा उसके 3 रूट्स होंगे, ये दोनों मिलाकर क्या होंगे मेन इक्वेशन के 5 रूट क्रिएट करेंगे। बात समझिए, इसका मीनिंग ये होगा कि जो एक्सिलरी इक्वेशन का रूट होगा वही रूट मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी होगा, क्योंकि वो उसका सबसेट है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम देखेंगे, अभी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो इसी में इसका हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। सॉरी, तो इस कंसेप्ट को मैं ऐसे ही रखता हूँ। सॉरी, ओके, 1 सेकेंड। शिट 1 सेकेंड, प्रॉब्लम हो गई। ओके, मिल गया। तो इस कंसेप्ट का अभी हम एक्सप्लेन करूंगा, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टार बना लेते हैं, अब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया एक्सिलरी इक्वेशन कैसे हम क्रिएट करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि आप एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, उसकी वैल्यू बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इस एक्सिलरी इक्वेशन को 1 टाइम डिफरेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए? 1 टाइम डिफरेंशिएट। तो क्या होगा 4s⁻³ प्लस 10s प्लस 4 के, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 विथ रिस्पेक्ट टू इसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए आप 4 यहाँ पे होगा, पावर से अब क्या होता है किसी भी, अगर मुझे डेल ओवर डेल टी, इसको t पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना तो क्या लिखते हैं 5t⁴ यही लिखते हैं ना। ये यहाँ पे होता है एक मिनिमम डिफरेंशिएशन का सिंपल कंसेप्ट है। अब इसकी वैल्यू क्या है 4s³ माइनस 10, इसको क्या लिखेंगे, इसमें से s आप कॉमन ले सकते हैं, आप 2s भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा ये 2s² प्लस 5 = 0, मीन्स s की वैल्यू क्या होगी 0 हो सकती है, और s की वैल्यू क्या हो सकती है 5/2 का माइनस 5/2 का अंडर रूट, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं +-j√5/2 ये लिख सकते हैं। ये हमारी वैल्यू होगी। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो मेन इक्वेशन है इसका, अभी हमने क्या बताया था कि जो भी रूट्स एक्सिलरी इक्वेशन को होगा वही रूट्स मेरे क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को होंगे। तो मेरे पास यहाँ कितने रूट्स मिल गए 2 रूट्स मिल गए, j5/2 माइनस j√5/2। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सॉरी s² 5s आ रहा है, ये क्या मिला था 1 सेकेंड, वन सेकेंड। तो नाउ यहाँ तो हो गया, ये 2 रूट्स मुझे मिल गए। इस रूट्स को हम अभी यहाँ पे रखते हैं। क्लियर? इसके हमें रूट्स में अब यहाँ पे देखिए, एक बार आप डिफरेंशिएट जब आपने किया तो आपको कोफिशिएंट क्या मिले, डिफरेंशिएट करने के बाद कोफिशिएंट क्या मिले 4, 10 और 0, यही ना। तो एक्सिलरी इक्वेशन को एक बार आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एस, और उसके जो कोफिशिएंट मिले उसको आपको इस टेबल में राइट करने हैं, उसको आपको इस टेबल में क्या करना है राइट करना है। अभी आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना था तो मैं यहाँ पे इसको अवॉइड कर देता हूँ। अभी इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, बस आप समझिए इसको आगे का प्रोसेस है, ये इससे जस्ट आगे का प्रोसेस है। इसको क्या करना है हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और जो कोफिशिएंट है उसको आपको राइट करना है कहाँ पे यहाँ पे। तो इसको किस तरह से राइट, अब यहाँ पे s⁻, यहाँ पे 3 मैं लिखूंगा, 1 सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे s⁻3, और इसको हम स्टार बना सकते हैं यहाँ पे स्टार इसलिए कि s⁻3 ये कैसे हमने लिखा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद लिखा, और यहाँ पे वैल्यूज हम क्या लिखेंगे 4, 10, 0। और एग्जाम में हम क्या करेंगे एक बार इसको इस तरह से डॉट लाइन से अंडरलाइन कर देंगे, मीन्स यहाँ पे वैल्यू 0 आई थी तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्सिलरी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद से वैल्यू हमने फाइंड किया।
अब अगेन आप सेम प्रोसेस को यूज करते हैं यहाँ पे एस स्क्वायर, सेम प्रोसेस। अब मल्टीप्लाई किसका होगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, पहले लोअर देन अपर, 5 मल्टीप्लाई विथ 4 दैट बिकम 20 माइनस का 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2.5। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, मीन्स 2.5 होगा 10 डिवाइड विथ 4। अगेन यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दिस में 16 माइनस 0 डिवाइड विथ 4 दैट बिकम 4। अगेन यहाँ पे हम 0 ऐसे पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब s टू द पावर 1 मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो से अदर रो में। अगेन आप अब इन दोनों को, अब यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लियर ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 2.5 मल्टीप्लाई विथ 10 माइनस 16, तो दैट बिकम 25 माइनस 16 दैट बिकम 9, 9 डिवाइड विथ 9 डिवाइड विथ 2.5, 9 डिवाइड विथ 2.5 मीन्स 3.6, राइट, तो दैट बिकम 3.6। अगेन multiply this, multiply with 0 and 4 multiply with 0 that become 0, तो this is the 0। now next हमारे पास s to the power 0, s to the power 0 मेरे पास हुआ, तो s to the 3.6 multiply with 4, 2.5 minus 2.5 multiply with 0। आप ऐसा नहीं कि आप बार बार आपको लिखना नहीं है, आप कोशिश करो कि आप डायरेक्टली वहाँ से कैलकुलेशन का, ऐसा नहीं कि आप बार बार इसको प्रोसेस को कर रहे हो देन आपको 4 मिल रहा है, आप डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट कीजिए और डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखिए। ये हमें पास हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब साइन चेंज मैंने कहा था, ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब साइन चेंज, अब देखिए इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, यहाँ पे अब इसको मैं देखूंगा, एस टू द पावर 3 को आप नहीं देखेंगे क्योंकि ऑल रो 0 हो चुका था, तो यहाँ पे देखेंगे इसका साइन प्लस, प्लस साइन और प्लस साइन। क्या यहाँ पे कोई साइन चेंज हुआ, तो हमने देखा नो साइन चेंज। क्या है मेरे पास, नो साइन चेंज, इसको क्या कहेंगे हमारे पास, मुझे क्या कंक्लूजन निकला, नो साइन चेंज। जब नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, जब फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो मेरा बस सिस्टम पे क्या हम कमेंट कर सकते हैं, सिस्टम क्या है मेरा, स्टेबल है, सिस्टम क्या है, स्टेबल है। यहाँ तक हो गया, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे हमने कमेंट कर दिया, मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो सिस्टम स्टेबल हो गया। ये किसको हमने हैंडल किया, अगर मेरा फर्स्ट रो कोई भी एक रो होता जो कंप्लीट 0 हो जाता, उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी रो 0 हुआ उसके जस्ट एबव वाले रो को हमें राइट करना है इस तरह से, एक्सिलरी इक्वेशन बनाने, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन के एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो कोफिशिएंट मिले उसको हम पुट कर देंगे और अगेन उसको प्रीवियस मेथड से सॉल्व करके नंबर ऑफ साइन चेंज चेक कर लेंगे। ये मेरे पास हो गया इस सिस्टम का सोल्यूशन। यहाँ से मेरे पास सिस्टम का सोल्यूशन, यहाँ से मुझे क्या कंसेप्ट सीखने को मिला, एक्सिलरी इक्वेशन। अब एक्सिलरी इक्वेशन से अदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन हमने क्या फाइंड किया था, एक्सिलरी इक्वेशन में मेन इक्वेशन का एक पार्ट होता है, मीन्स उसका सब पार्ट होता है। आप देखिए, अगर आप एक्सिलरी इक्वेशन को इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेंगे, 0। मीन्स मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, क्लियर। तो हमारे पास कैरेक्टर। अब एक्सिलरी इक्वेशन और मेन इक्वेशन की स्टडी करते हैं। क्या हम एक स्टडी करने वाले, एक्सिलरी इक्वेशन एंड मेन इक्वेशन या मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी स्टडी करना। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, अगर मैं एक्सिलरी इक्वेशन से मेन इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी मेरा क्विसेंट मिल रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्विसेंट Q है, तो क्विसेंट Q मल्टीप्लाई विथ एक्सिलरी इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएंगे। क्या, एक तो ये मैं ट्रिक अपना बना सकता हूँ कि चलो कि ये फार्मूला एक हम बना सकते हैं कि जो भी हमारा क्विसेंट मिलेगा उसको एक्सिलरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है तो मुझे क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। मीन्स एक्सिलरी इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमें एक मिला। अब इसलिए अब इसका पार्ट है, तो जो रूट्स एक्सिलरी इक्वेशन के होंगे, जो भी रूट्स एक्सिलरी इक्वेशन के होंगे तो मेन इक्वेशन का भी वो रूट होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए
तो मैंने लिखा था रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर सबसेट ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सही कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर सबसेट, क्या है सबसेट, या उसके पार्ट बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ रूट्स ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सबसेट होता है, तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कंप्लीटली डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो इसके रूट्स के कुछ सबसेट होगा ही। अब रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। क्लियर, रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास था क्या।